चलो जुलाई 2023 पार्ट ए एमसीक्यू से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पढ़ो सबसे पहला क्वेश्चन। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ थिन प्रिज्म हैविंग प्रिज्म एंगल इक्वल टू 6 डिग्री। ये आपको प्रिज्म एंगल ए दिया है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी डेल्टा, जो आपको 3 डिग्री दिया है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर थिन प्रिज्म। क्या हमने पढ़ा था फॉर्मूला याद रखो। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा कितना है 3 डिग्री। n माइनस 1 ये आपके पास 6 डिग्री है, तो n माइनस 1 6 यहाँ पे नीचे आएगा तो 3/6, n माइनस 1 हो जाएगा 1/2, सो n इज इक्वल टू 3/2। सिंपल चीज है, 1.5 या तो 3/2 आप आंसर लिख पाओगे। नेक्स्ट, a small pin fixed on a table top if viewed from above from the distance 50 centimeter. By what distance would the pin appear if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? देखो आपको क्या करना है, समझो एक चीज, यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। ये एक टेबल है, उसके ऊपर हमने एक पिन को फिक्स कर दिया है। पहले हम उसको देख रहे थे 50 सेंटीमीटर ऊपर से, ये डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। लेकिन फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दिया, ये वाला, जिसकी हाइट आपके पास है कितनी है 15, हाँ 15 सेंटीमीटर। ग्लास आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है, लेकिन आपको ले लेना है। यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 ले लेना है। बाहर कौन है, एयर है। तो सिंपल चीज कि जो पिन थी, आप नेकेड आई से देखते डायरेक्टली तो आपको 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दिखने वाली थी, लेकिन ड्यू टू ग्लास स्लैब उसको आपको थोड़ी ऊपर दिखेगी, उसकी अपरेंट हाइट कम हो जाएगी, सही है कि मतलब डेप्थ कम हो जाएगी। तो उसकी रियल डेप्थ कितनी थी 15 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से आपको दिखेगी कितने पे, एच आई पे। तो इसको मैं एच ओ ले लेता हूँ, इसको मैं एच आई ले लेता हूँ, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अपरेंट डेप्थ एच आई अपॉन रियल डेप्थ एच ओ इज इक्वल टू एन फ्रॉम, कहां से देख रहे हो, एयर में से देख रहे हो, कहां पे देख रहे हो, ग्लास में देख रहे हो, तो फ्रॉम अपॉन इन, एन एयर अपॉन एन ग्लास। सो एच आई इज इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का 1.5 ले लो, और ये 15 सेंटीमीटर एच ओ जो सामने आ जाएगा। तो अपरेंट डेप्थ आपको मिलेगी 10 सेंटीमीटर। कितनी मिलेगी, 10 सेंटीमीटर। आपको ये पूछा होता कि हाउ मच इमेज इज शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो पहले 15 सेंटीमीटर थी, अभी 10 दिख रही है, मतलब ये शिफ्टिंग कितने का हुआ, 5 सेंटीमीटर का हुआ। शिफ्टिंग कितने का हुआ, 5 सेंटीमीटर का। लेकिन आपको ऐसा नहीं पूछा है, यहां पे पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। बाय व्हाट डिस्टेंस द पिन अपीयर, पिन कहां दिखेगी, तो आप जहां पर हो वहां से ये 45 सेंटीमीटर पे दिखने वाली है। टोटल 50 था, उसमें से 5 ऊपर आ गया, तो आपको टोटल दिखने वाली कहां पर है, 45 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट इज इंक्रीज्ड। चलो 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस, भाई फ्रिंजेस का सेपरेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये है सेपरेशन बिटवीन फ्रिंज, सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस। हाँ, तो आप इसको क्या करने जा रहे हो, देखो तो ध्यान से, आप इसको इंक्रीज करने जा रहे हो। जो डी इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, ये जो इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, एक्स डिक्रीज होगा, मतलब सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस डिक्रीजेस, मतलब एंगुलर सेपरेशन। भाई एंगुलर सेपरेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो वो भी देख लेते हैं। एंगुलर सेपरेशन मतलब क्या, ये एंगल, एक फ्रिंज आपकी यहाँ पे बनी, दूसरी फ्रिंज यहाँ पे बनी, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल जो यहाँ पे सबटेंड होगा स्लिट के मिड पॉइंट पे, है ना, दोनों स्लिट के मिड पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर सेपरेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्बडा। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा बोल देते हैं, तो यहाँ पे लैम्बडा बाई डी आ जाएगा, m1 ले लो। चलो, तो आप d को क्या कर रहे हो, आप d को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। स्मॉल d को इंक्रीज करोगे तो दोनों डिक्रीज होगी। कहां पर है,
सेपरेशन ऑफ फ्रिंज एंड ऑल्सो एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेज, ये आंसर आएगा, याद रखो बच्चों, पक्का। नेक्स्ट, यूज ऑफ पोलराइजर इज टू गेट पोलराइज लाइट। सिंपल चीज है यार, पोलराइजर क्या करता है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करेगा। फिफ्थ, कंसिडर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी ई नॉट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस केप्ट इन इवैक्यूएटेड चैम्बर, देन, चलो तो हम यहां पे पढ़ लेते हैं, नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड एज ओनली फोटॉन्स कैन एमिट इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, वो तो गलत है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड बट ऑल विथ एन एनर्जी ई नॉट, ये भी बिल्कुल सही तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड विथ एनी एनर्जी विथ अ मैक्सिमम ऑफ ई नॉट -5। इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड विथ एन एनर्जी विथ मैक्सिमम ई नॉट। देखो ये चीज समझ लो, एक चीज आप यहां पे देखो, जुलाई 2023 नहीं लिखा है, मतलब ये जो क्वेश्चन था वो पुराने सिलेबस का है थोड़ा बहुत, लेकिन हम समझ लेते कि मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड कौन सी शेल्स है, यहाँ पे के शेल, एल शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सारे, और हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करवाया यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी ई नॉट है। तो समझो ई नॉट कितनी है वो हमको आइडिया नहीं दिया है, लेकिन हम एक चीज समझ सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, कॉलिजन करेगा, कॉलिजन करेगा। हो सकता है कि कॉलिजन हेड ऑन भी हो और या ना भी हो, तो जो हेड ऑन कॉलिजन नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी लॉस करेगा, और जिसके साथ कॉलिजन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी उससे गेन करेगा। सही है कि नहीं, कुछ एनर्जी गेन करेगा। तो जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसका कॉलिजन होगा, हेड ऑन कॉलिजन, वो तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इसको दे देगा, मतलब ये तो ई नॉट एनर्जी से एमिट हो जाएगा। सही है कि नहीं, लेकिन दूसरे वाले जो है वो कम एनर्जी के साथ एमिट होंगे, जो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होगी। तो मतलब ये प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं है, उनको कुछ और भी डेटा देना चाहिए था, तभी हम बोल सकते थे, लेकिन अभी तो हम बोलेंगे विथ अरे 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 यहाँ पे हेड ऑन कॉलिजन, तो वो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर देगा, तो आंसर आप ये लिख सकते हो। सही है। सिक्स्थ, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ गिवन मेटल इज 4000 एंगस्ट्रॉम, इट्स वर्क फंक्शन। वेव थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपके पास लैम्बडा नॉट है, तो वर्क फंक्शन क्या होगा, HC अपॉन लैम्बडा नॉट। ईवी में लाना है तो यहाँ पे ईवी कर देंगे। फिर चलो H कितना है, 6.625 इंटू 10⁻34। C आपके पास क्या है, 3 इंटू 10⁸। लैम्बडा नॉट 4 इंटू 10⁻7, और E आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻19। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसा मेरा मानना है। 6.625 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, अरे 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 6.625 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1.6, क्या आया, 3.1 ईवी। पावर तो निकल जाएगा, देख लेना एक बार। सही है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, 3.1, वर्क फंक्शन क्या है, 3.1 ईवी। 7, a set of atom is an excited state decays in general to any the state with lower energy into lower state only when excited by an external electric field, altogether simultaneously into lower state to emit photon only when they collide। तो नहीं भाई, सिंपल ये रहा। इलेक्ट्रॉन जो एटम एक्साइटेड स्टेट में है, उसका मतलब ये हो गया कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट से बाहर निकल चुके हैं, मतलब हायर एनर्जी लेवल में पहुंच चुके हैं। लेकिन जब वो वापस आएंगे तब कोई भी लो एनर्जी वाला स्टेट गेन कर सकते हैं। तो याद रखो, आपका आंसर ये आएगा। 8, हाउ मच ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड टू अ मेटल सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट ऑफ मेटल। हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब फील्ड एमिशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, 10⁸ वॉट पर मीटर। लेकिन यहां पर ध्यान रहे, यहां पे सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पे 10⁶ वॉल्ट पर सेंटीमीटर आएगा।
कोई बोलेगा नहीं सर मुझको तो मिलीमीटर में लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोई बोलेगा नहीं सर मुझको तो माइक्रोमीटर में लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। याद रहे, लेकिन फिलहाल तो आपको सेंटीमीटर दिया है, तो ये आंसर आपका बी आएगा। 9. In a photon particle collision, only total energy conserved, total energy and total momentum conserved. हाँ, तो यही है फोटोन की, ये तो प्रॉपर्टी ही है, आना चाहिए क्लियर। सही है। 10. The photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5. What is the maximum kinetic energy? कितनी बार आया होगा ये? बहुत बार। तो कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, और हमने पढ़ा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या? के मैक्स। तो के मैक्स हम लिख सकते हैं वी नॉट ई। वी नॉट क्या है? 1.5 वॉल्ट, और इसको ई बोल देंगे तो आपको डायरेक्ट एनर्जी ही मिलेगी 1.5 ईवी। लेकिन हमको यहाँ पे जूल में आंसर दिया है, तो वी हैव टू कन्वर्ट बाय पुटिंग 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, इट विल बी 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। क्लियर हो गया बच्चों? 11. The ground state energy of hydrogen atom is this. आपको हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दी है -13.6 eV. What are the kinetic and the potential energy? सबके बीच का रिलेशन हमने पढ़ा था, E is equal to minus K is equal to U by 2. So kinetic energy is equal to minus E. Substituting the value, ये आपको मिल जाएगा 13.6 eV, और U क्या मिलेगा आपको? 2E। 2 इंटू माइनस 13.6, ये हो जाएगा माइनस 27.2 ईवी। कहाँ पर है ऐसा आंसर? एक प्लस में आएगा, दूसरा माइनस में आएगा। सही है। 12. Change in an angular momentum of an electron when it jumps from 5th orbit to 3rd orbit. We know that in nth orbit the angular momentum is equal to nh upon 2 pi. But now when electron jumps from 5th orbit to 3rd orbit, the change of angular momentum can be given by L5 minus L3. It is 5h by 2 pi minus 3h upon 2 pi. We can put 5 and 3 in place of n. Okay, so this will be 2h upon 2 pi, h upon pi. Where is the answer? It is in B. 13. When the impact parameter is 0, then head-on collision. It occurs head-on collision. Simple. If R1 and R2 are the radii of atomic model, aluminium 1327 and zinc 3064, the R1 the ratio of R1 upon R2. हमने पढ़ा है फॉर्मूला R प्रोपोर्शनल टू 1, हमने पढ़ा ना फॉर्मूला R इज इक्वल टू R0 a रेज़ टू 1/3, सो R प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू 1/3। तो यहाँ पे चलो R1 बोलते हैं एल्यूमिनियम का, और ये जिंक का। R1 का A कितना है बच्चों? 27, और ये कितना है? 64। 27 अपॉन 64 की 1/3 पावर, ये हो जाएगा बच्चों 3/4। ध्यान रहे। 15. Two stable isotopes of lithium, 3 lithium 6 and 3 lithium 7, have respective abundance of 7.5% and 92.5%. These isotopes have mass 6 पॉइंट दिया है आपको, और वो 7 पॉइंट दिया है। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। भाई हमने पढ़ा है फॉर्मूला। चलो M1 हमारे पास कितना है? 6.01512 U, और उसका प्रोपोर्शन परसेंटेज में कितना है? 7.5%। एक आइसोटोप जो हमारे पास 3 लिथियम 6 है, कौन है? 3 लिथियम 6, इसके लिए मास दिया है, प्रोपोर्शन दिया है। दूसरा एक आइसोटोप है जिसका नाम है 3 लिथियम 7, उसका मास आपको दिया है 7.01600 U, और उसका प्रोपोर्शन आपको दिया है 92.5%। सही है बच्चों? ओके, तो आपको एवरेज मास फाइंड करना है, एटॉमिक मास। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। एवरेज एटॉमिक मास कैन बी गिवन बाय M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। चलो M1 कितना बच्चों? 6.01512 मल्टीप्लाई बाय 7.5, N1 जो हमारे पास है। M2 कौन है बच्चों? 7.01600, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 92.5। सही है?
और N1 N2 ये तो दोनों मिल गए, ये 7.5 और 92.5 ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 100। चलो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दो, तो आप देखने जाओगे तो आंसर तो कौन सा आने वाला है, यही आंसर आएगा बी वाला। मैं लिख लेता हूं, आप खुद कर लेना। देखो एक सिंपल चीज़ है यार, ये जो भी आएगा वो 6 और 7 के बीच में आएगा। कुछ का मास 6 है और कुछ का 7 है, तो दोनों का एवरेज मिला के तो 6 और 7 के बीच में ही होगा ना, ऐसा एक ही ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, सिंपल चीज़ यार, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर बैठेगा बी। द वैल्यू ऑफ एवरेज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज, भाई न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है, न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी हमने पढ़ा था 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो बच्चों देख लो, इसको 2 बोल सकते हो, सही है कि नहीं। अरे टाइम्स ऑफ वाटर पूछा है, अरे अरे अरे, तो वाटर की डेंसिटी क्या है भाई, वाटर की डेंसिटी है 10⁻3, तो यहां पे कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻14, याद रखो। द एवरेज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज 2 इंटू 10⁻14 टाइम्स ऑफ वाटर। 17 व्हाट इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर द एनर्जी बैंड डायग्राम शोन इन फिगर। देखो यहां पे ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है और ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है। आपने जो इंप्योरिटी ऐड की तो यहां पर जो डॉट लाइंस है वो आपको क्या शो करेंगे, इंप्योरिटी के एनर्जी लेवल, और इंप्योरिटीज के एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के ऊपर है। मतलब ये तो हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये कौन हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो यही डॉट्स लाइन कंडक्शन बैंड के नीचे होती तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता। 18 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर आर these are characterized by valence and conduction band separated by energy band gap respectively equal to EgC, Eg सिलिकॉन, Eg जर्मेनियम, तीनों का एंड बैंड गैप दिया है, तो उनके बीच का रिलेशन चाहिए। भाई आगे भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होती है। कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में है कार्बन के लिए, सिलिकॉन के लिए थर्ड ऑर्बिट में है, और जर्मेनियम के लिए फोर्थ ऑर्बिट में है। तो सिंपल चीज, जो न्यूक्लियस का ज्यादा क्लोज होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बैंड गैप एनर्जी किसकी आएगी, कंडक्शन कार्बन की। फिर उसको फॉलो कौन करेगा, सिलिकॉन, और सबसे कम अमंग दिस 3 कौन होगा, जर्मेनियम। तो आपका आंसर कौन सा आने वाला है, सी। 19 द फंडामेंटल चार्ज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम Q इज इक्वल टू NE। हमको Q कितना लेना है, 1 कूलम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको फाइंड करना है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, और E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ पे N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19 करेंगे, 0.625 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। कैलकुलेटर से कर देना, ये 0.625 आएगा। 6.25 इंटू 10⁻18 जो आपका आंसर बैठने वाला है, कौन सा वाला, तो ये है डी। 20 एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव x एंड यूनिफॉर्म विथ सेम मैग्नीट्यूड बट नेगेटिव x इन नेगेटिव x डायरेक्शन। अ राइट सर्कुलर cylinder of length 20 centimeter and radius 2 centimeter has its center at origin and its axis along x-axis. What is the flux through the side of cylinder? टेक्स्ट बुक में जो 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल का, वही यहाँ पे एमसीक्यू में पूछ लिया है, लेकिन आपको वो पता चलना चाहिए। देखो पूछा क्या है, ये मानो कि ओरिजिन है, तो यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये जो सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस आपको दी है 2 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 2 सेंटीमीटर। हाँ, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, कितना 100 आई कैप, और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में 100 आई कैप। सही है बच्चों। तो आपको इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, भाई फ्लक्स होगा E इंटू ए, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और यहां पर देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर ए डायरेक्शन में है, तो यहां पे फ्लक्स ये भी क्या होगा, E इंटू ए। तो टोटल फ्लक्स आपको फाइंड करना है तो 2E इंटू ए हो जाएगा।
सही है, एमसीक्यू में हम ऐसे ही गिनेंगे। 2e, e की जगह पे हम रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। चलो 2, e क्या दिया है 100, पाई आपके पास है कितना 3.14, रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। चलो क्या आंसर है देखेंगे यहाँ पे, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 8, 25 वाला कुछ, अरे 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 क्यों नहीं आ रहा है बच्चा, सही तो है, देख ले फिर से एक बार, मैंने कुछ गलती की क्या। व्हाट इज द फ्लक्स टू द साइड ऑफ सिलेंडर, लेकिन कौन सा है भाई, साइड बोला तो फिर ये आएगा, तो साइड मतलब यहां पे कौन से, कर्व्ड सरफेस बोलना चाहिए था उनको, कर्व्ड सरफेस, भाई कर्व्ड सरफेस बोलेंगे तो आंसर 0 आएगा, सही है। बाकी की ये जो सर्कुलर सरफेस है उसके साथ बोलेंगे, भाई कौन सी सरफेस पे बोला है साइड, लेकिन कौन सी साइड, तो हम कर्व सरफेस पे बोलेंगे तो 0 आंसर आएगा। यहाँ पे 25 वाला आएगा, या तो किसी एक सर्कुलर फेस के साथ, ये 2 नहीं करना है तो यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब समझो एक के साथ गिनना है। सर्कुलर किसी एक के साथ तो सिर्फ ये करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 12.56 इंटू 10⁻⁻2, ये मिलने वाला है, सही है। दोनों के साथ करोगे, ये दोनों के साथ तो इसका डबल हो जाएगा, लेकिन कर्व्ड सरफेस होगी तो 0 आएगा, मतलब साइड बोला है तो साइड कौन, ये गिनेंगे कर्व्ड सरफेस। देख लेना एक बार ध्यान से, यहाँ पे गलती ना हो जाए, कर्व्ड सरफेस की जगह पे उन्होंने साइड लिखा है, बराबर है। 21, in an electric dipole the distance between two charge is 5 mm, the magnitude of charges are equal which are 9 into 10⁻⁻9 coulomb, find the electric dipole moment। अरे सिंपल यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, q इंटू 2a। q कौन है बच्चों, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁻⁻9 और 2a दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 mm, 5 इंटू 10⁻3, ये हो गया 45 इंटू 10⁻12। हाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 0.045 कर सकते हैं और इसको 10⁻9 कूलम्ब मीटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नैनो कूलम्ब मीटर। तो आपका आंसर आपको देने वाला है सी। 22, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सेंटर। भाई आउटसाइड द शेल क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जो शेल है मतलब होलोस्फीयर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन बाहर के कोई भी पॉइंट के लिए उसका पूरा चार्ज उसके सेंटर पे हम कॉन्सेंट्रेटेड ले लेंगे, तो इफ द टोटल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो इसका यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। बोलो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकते हैं। 24, फॉर एनी चार्ज कन्फिग्रेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज, हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी, तो कहां पर है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। 25, on a 4 vertices of square plus q minus q plus q minus q are kept respectively, length of each side of square is d, how much work should be done to bring a charge q0 at the center। देखो एक चीज सिंपल समझा देता हूं मैं, ये प्लस q, यहां पे हमने माइनस, अरे 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 माइनस q रखा, यहां पे प्लस q रखा, यहां पे माइनस q रखा, और ये उसका सेंटर है O। मुझको किसी और चार्ज को यहां तक लाना है, कि कौन से चार्ज को, Q0 चार्ज को, तो वर्क डन क्या होगा भाई, वर्क डन इज इक्वल टू Q0 इंटू डेल्टा V। मतलब यहां पे इनिशियली पोटेंशियल हम 0 ले लेंगे यहां पे, तो यहां पर जो भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ O पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, सही है कि नहीं। तो Q0 आपका चार्ज है और V0 आपको यहां का पोटेंशियल फाइंड करना है। भाई यहां का पोटेंशियल देखेंगे तो क्या होगा, यहां पे प्लस क्यू भी प्रोड्यूस कर रहा है, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, सब प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जितना पॉजिटिव होगा
उतना ही नेगेटिव होगा। सही है कि नहीं बच्चों? क्योंकि आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ का क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वो तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो, तो वर्क डन भी आपका जीरो ही हो जाएगा। चलो 26, when dielectric is placed in a uniform electric field, the dipole moment produced per unit volume is called polarization, intensity of polarization। आपने पढ़ा था डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड कैपिटल P, विच इज इक्वल टू सिग्मा B। सही है? तो ये आपका करंट, ये चार्ज डेंसिटी भी आ सकती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन उसी को हमने बोला था इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। 27, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड, द इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट इज वैक्यूम। ओके, बीच में कुछ नहीं है। एरियाज ऑफ प्लेट इज गिवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स? सिंपल बच्चों, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। डी हमको फाइंड करना, तो यहाँ पे लिख देंगे एप्सिलॉन 0 A बाई C। इसको यहाँ पे, इसको नीचे ले लिया हमने। एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। एरिया क्या है? 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू पावर -4, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है। अपॉन कैपेसिटेंस आपको क्या दिया है? 1 माइक्रोफैराड, तो ये -6 लिख लेता हूं मैं। तो ये पावर तो कट हो गई यहाँ पे, तो आंसर आपका क्या आएगा? 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर। सही है बच्चों? 28, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भाई हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये है कौन? वोल्ट, जूल पर कूलम ही है। तो वोल्ट का तो हमने पढ़ा है डायमेंशनल फॉर्मूला, m1L2T - 3A - 1। कहां पर है ऐसा आंसर? m1L2T - 3A - 1। 29, 3 resistors 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm are connected parallel. What is the total resistance of combination? भाई पैरेलल कनेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलो इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों? 20 होगा। यहाँ पे 10 बाकी रह रहा है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, तो ये हो गया 19/20। लेकिन यहाँ पे देखिए कूद मत जाना, इसको रेसिप्रोकल भी करना है हमको, इसको इनवर्स भी करना हो, तो क्या आएगा इसका आंसर? 20/19 हो। 30, when an electric current flows from a thin wire, तो थिक वायर, चलो ये थिन वायर था और सडनली वो थिक वायर में चला गया, तो उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो गया। तो करंट तो चेंज नहीं होगा, करंट तो यहां पर भी आई था, करंट तो आई ही रहेगा, लेकिन एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, करंट डेंसिटी की, तो J इज इक्वल टू I/A। एरिया इंक्रीज होगा थिक वायर में, तो वहां पे रिड्यूस होगी। करंट डेंसिटी डिक्रीजेस इन थिक वायर, लेकिन करंट तो सेम ही रहेगा। 31, if the flux entering and leaving enclosed surface respectively are 8 into 10 to 3 and 4 into 10 to 3, sorry, the electric charge inside the surface will be। देखो हमने पढ़ा था कोई सरफेस है जो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस बाहर जाएगी, मतलब जो फ्लक्स बाहर जा रहा है वो पॉजिटिव होगा, बाहर जा रहा है वो फ्लक्स पॉजिटिव। लेकिन कोई सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस अंदर आएगी, तो जो फ्लक्स सरफेस के अंदर एंटर होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर एंटरिंग ये है तो वो हो गया आपका नेगेटिव, ये फ्लक्स आपका हो गया नेगेटिव, और ये फ्लक्स आपका हो गया पॉजिटिव, 4 into 10 to 3। सही है? ये आपका एंटरिंग फ्लक्स है, एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव में होगा। तो टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो -4 into 10 to 3, ये दोनों का एडिशन, ये -8 है वो +4 है, तो -4 into 10 to 3। सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, भाई चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स का फॉर्मूला था Q/ε0। तो Q क्या हो जाएगा? 5 इंटू ε0। 5 कितना है बच्चों? -4 into 10 to 3 इंटू ε0। तो कहां पर है आपका आंसर? ये हो गया C।
32. In the presence of electric field ER and the magnetic field B, a point like positive charge Q is moving anti-parallel to magnetic field with velocity V. Then force acting on the charge Q at position R at time T due to both of them. लेकिन क्या दोनों पैरेलल है? देखो बच्चों, एक सिंपल चीज मैं समझाता हूं यहां पे। यहां पर भी उनको एक चीज मेंशन करनी चाहिए थी। अलग अलग लिखते हैं। ये हम लॉरेंस फोर्स को हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लॉरेंस फोर्स का, Q इंटू वी क्रॉस डी, बी 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 बी। देखो ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज Q E जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में, B जितने मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से जब मोशन करता होगा तो उस पर लगने वाला लॉरेंस फोर्स इतना होता है। सही है। अभी पॉजिटिव चार्ज है तो Q तो हमको पॉजिटिव लेना है, लेकिन समझो यहां पर जो मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसा है? एंटी पैरेलल। मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो उस पर लगने वाला नहीं है। लेकिन कोई और टाइम पे हमको पूछा है तो हो सकता है कि चलो समझ लो कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं मान लेता हूं कि ये है मैग्नेटिक फील्ड और आपका चार्ज इसको एंटी पैरेलल ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। अभी इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है QVB sin थीटा। यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट दूर करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ये आएगा, साइन 180 क्या हो जाएगा? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन हमको आफ्टर सम टाइम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका डेविएशन तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे डेविएशन हुआ इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि एंगल फिर चेंज हो जाएगा। तो उनको यहां पे बोलना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली एक ही डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन फिलहाल हम मान लेते कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो आपका फोर्स यहाँ पे क्या आएगा? Q इंटू ER। मतलब ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो Q इंटू E। सही है कि नहीं? मैंने क्या समझा है आपको पता चलना चाहिए। ये आंसर कब आएगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी। लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन या ऑपोजिट होंगे तो, लेकिन दोनों जो परपेंडिकुलर या किसी और डायरेक्शन में होंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, उस पर पूरा फोर्स लगेगा। चलो, तो टेक्निकली तो देखने जाएंगे तो यही आंसर सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो यही आंसर सही, डी यही रहेगा क्योंकि आफ्टर टी टाइम बोला है। सही है कि नहीं? 33. A galvanometer coil has resistance of 45 ohm. It shows full scale deflection for a current of 2 milliampere. देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको Rg आपको दिया है 45 ओम। जिस करंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन हो उसको बोलते हैं करंट कैपेसिटी, और वो है 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि 2 मिली एम्पियर है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू 3 वॉट? गैल्वेनोमीटर को हमको कन्वर्ट करना है 3 वॉट मेजरमेंट के लिए, तो हमको सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या? V अपॉन IG माइनस जी। V कौन है बच्चों? 3। IG कौन है? 2 इंटू 10⁻³ माइनस जी मतलब RG रेजिस्टेंस, ये है 45। ये आपका 1500 माइनस 45 तो ये हो जाएगा 1455। सही है। 34. Magnetic field at the center of circular coil of radius R and carries a current I is proportional to, भाई लूप का मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है μ0I/2R, मतलब यहां पे n लिख सकते हो। ओके, तो क्या आएगा बोलो? प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, ये आपके पास है। 35. Unit of magnetization. By what is called magnetization? Magnetization is a dipole moment per unit volume. ये हुआ आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। तो फाइनल आपका यूनिट रहेगा एम्पियर पर मीटर। कहां पर है? तो ये है आपका बी में। 36. The electrostatic potential on the surface of charged conducting sphere is 100 volt. Two statements are made in this regard. At any point inside the sphere, electric field intensity is 0. Okay. At any point inside the sphere, the electric potential is 100 volt.
देखो बच्चों, एक चीज समझाता हूं मैं आपको। हमने पढ़ा था कोई भी एक बॉडी है ना, कोई भी एक बॉडी है, उसको हमने चार्ज दिया तो सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा भाई? पूरे का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा। यहां पे सरफेस पे पूरा चार्ज आ जाएगा। और सरफेस के अंदर जब हम कोई गॉसियन सरफेस लेंगे तो इसके अंदर एंक्लोज चार्ज ऑलमोस्ट जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, और पोटेंशियल कितना होगा भाई? पोटेंशियल जितना, अरे अरे अरे, ये जीरो किसने लिखा? पोटेंशियल कितना होगा? तो जितना उसकी सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? हमने लिया है 100 वोल्ट। तो अंदर का कोई भी पॉइंट होगा वहां पे पोटेंशियल 100 वोल्ट ही होगा। सही है कि नहीं बच्चों? और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ओके, तो यहां पर क्या है? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो S1 इज ट्रू, S2 इज ट्रू, एंड S1 इज द कॉज ऑफ S2। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, पक्का बच्चों। तो ये पोटेंशियल आपका जीरो ही होगा, बराबर है? याद रखो, दोनों सही है। पोटेंशियल जितना सरफेस पे है उतना ही अंदर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके लिए आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। मतलब पोटेंशियल जितना सरफेस से है उतना ही रहेगा। 37 Biot-Savart's law indicates that the moving electron produce magnetic field be such that इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में वो करंट जनरेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑपोजिट करेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, है ना। करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा तो क्रॉस होगा, ऊपर होगा तो बाहर आएगा, बराबर है? तो परपेंडिकुलर ही आएगा। 38 लेंस लॉ इज कंसिक्वेंसी ऑफ लॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हमने पढ़ा था, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आना चाहिए। 39 Kumbla pedals a stationary bicycle. The pedals of bicycle are attached to 200 tons coil. ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? पिछले 5 साल में ये 50 बार आ चुका है। तो नंबर ऑफ टन्स कितने हैं? नंबर ऑफ टन्स कितने बच्चों? 200। सही है कि नहीं? एरिया कितना है? एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर। द कॉइल रोटेट्स हाफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 सेकेंड में हाफ रिवॉल्यूशन। तो भाई मतलब सिंपल हो गया कि उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में हाफ रिवॉल्यूशन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई। इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.01 टेस्ला। मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड। ओके, तो हमने पढ़ा था बच्चों कि जब कोई कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के रोटेट करेंगे तो ईएमएफ क्या जनरेट होता था? NAB ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देख लेना, AC जनरेटर का प्रिंसिपल है। यहाँ पे साइन कोसाइन दोनों में कुछ ले सकते हो। तो ये बच्चों आपका मैक्सिमम होगा। जब कॉस या साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो E मैक्सिमम क्या होता है? NAB ओमेगा। NAB ओमेगा की जगह के लिख देंगे 2 पाई न्यू। चलो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 200। एरिया कितना? 0.1। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0.01। 2 पाई कितना? 3.14। और ये कितना? 1/2। 2 ये 2 0 कट कर लेंगे तो यहां पे कट हो जाएगा। ये 0.628 वाला आंसर आएगा। कहां पर है आंसर? तो आपको मिलेगा बी में। सही है बच्चों, देख लेना। 40 करंट इन अ सर्किट फॉल्स 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। भाई करंट में चेंज कितना आया? फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो यहाँ पे 0 - 5 मतलब -5 एम्पियर। ये सब कुछ हुआ वो कितने टाइम में हुआ? 0.1 सेकेंड में हुआ। EMF इज जनरेटेड 200 वोल्ट। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है तो E का फॉर्मूला है L इंटू डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया है तो आगे नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे ये 200 हो गया, माइनस L आपको फाइंड करना है। करंट आपका -5 चेंज हुआ, ये 0.1। तो L इज इक्वल टू 200 अपॉन 50। कैसे? ये पॉइंट ऊपर कवर कर लोगे तो 50 और नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 4 हेनरी आपका आंसर आएगा। सही है। 41 मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट टू एनर्जी। E इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है mc²। मास है 1 ग्राम मतलब 10 टू पावर -3। C कितना है? 3 × 10⁸ का स्क्वायर।
तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁻13 जूल। कहाँ पर है ऐसा आंसर? ये रहा। 42. A power transmission line feed input power at 2300 volt to a step down transformer with primary winding have 5000 tons. What should be the number of tons in secondary in order to get output power 230 volt? भाई इनपुट मतलब कौन? प्राइमरी। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 5000। उसमें वोल्टेज आपने कितना दिया? 2300 वोल्ट। फिर आपको सेकेंडरी में कितना चाहिए? 230 वोल्ट, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। Vs वोल्टेज कितना है? 230, यहाँ पे 2300। Ns Np आपका कितना है? 5000। तो यहाँ पे 10 Ns को सब्जेक्ट बना देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 500। कहाँ पर है आंसर? तो सी। 43. A charged 25 microfarad capacitor is connected to 10 millihenry inductor. The angular frequency of free oscillation, मतलब रेजोनेंस कंडीशन में आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो वो तो हमको पता है 1/√LC, 1/√L कितना है बच्चों? 10 मिली हेनरी। तो उसको मैं कर देता हूँ 10⁻²। L आपको दिया है 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, तो इसको 10⁻² कर सकते हैं ना। और C आपके पास है 25 माइक्रोफेराड, तो यहां पर 25 का स्क्वायर रूट 5, -2 और -6 -8, और उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा -4। ऊपर जाएगा तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा आपका 2000 रेडियन पर सेकेंड। सही है। 44. द वैल्यू ऑफ एवरेज, अरे ये तो दोबारा आया, ये इन लोगों ने क्वेश्चन दोबारा लिखा है इसमें। द एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज 2 इंटू 10⁻14 टाइम्स टू that of water. Which of the following equation represents एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन? तो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन कौन सा है बच्चों? याद रखना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए। जब मैक्सवेल ने देखा था कि भाई चलो एम्पियर्स का लॉ फुलफिल करते हैं, तो ये एम्पियर का लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन उनको यहाँ पे पता चला कि भाई कुछ करंट यहाँ पे बाकी है, इस करंट का नाम किया था डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर μ0I, जो यहाँ पे करंट है उसको कंडक्शन करंट बोलेंगे, और ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट जनरेट होगा उसको हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो ये रहा था, ये सही है, याद रखना। टर्न बाय टर्न देख भी लेते हैं। ये कौन सा लॉ है? ये कौन सा लॉ? याद रखो, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये कौन है? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये कौन है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ईएमएफ मान लो, और इट इज द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कौन है? फैराडेस लॉ। ये कौन है? गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखो, ये किसके लिए है? गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये कौन है? गॉस लॉ मैग्नेटिज्म के लिए। याद रखना है सब कुछ। 46 आर यूज्ड टू किल जर्म्स इन अ वाटर प्योरीफायर। हमने पढ़ा यूवी वाटर प्योरीफायर अल्ट्रा वायोलेट होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम इज दिस। B0 आपको दिया है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? E0 हमने पढ़ा है B0 इंटू C, 510 नैनोमीटर मतलब -9, और ये हो गया 3 इंटू 10⁸। पावर सारी कट हो जाएगी तो ये 153 वाला आपका आंसर आ जाएगा। 48 द आउटपुट ऑफ गिवन सर्किट इन द फिगर। ओके, ये कौन बिहेव करेगा? ओके, चलो सोच लेते हैं। आप यहां पे आउटपुट लेने वाले हो, यहां से आप आउटपुट लेने वाले हो, सही है कि नहीं? तो चलो हम देख लेते हैं यहां पे कि आपने, ये आपका इनपुट होगा, यहां से जो आएगा वो है ना, ये इनपुट होगा आपका, और आपको यहां पे आउटपुट मिलने वाला है यहां पर। समझो यहां पे, तो जब यहां पर पॉजिटिव साइकिल चल रही होगी तो क्या होगा? तो जो यहां पे पॉजिटिव साइकिल चल रही है, और ये तो यहां पर ये आपका टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसका मतलब ये हो गया कि ये फॉरवर्ड बायस में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस में आ गया, और फॉरवर्ड बायस में आ गया तो इसका करंट
नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल करंट है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गई, और शॉर्ट सर्किट हो गई तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, करंट यहां से ही वापस आएगा, तो यहां पे आउटपुट 0 मिलेगा। मतलब जब पॉजिटिव साइकिल चल रही है आपको कोई वोल्टेज मिलने वाला नहीं है, याद रखो। क्यों नहीं मिला, फिर से एक बार सोचो। जब यहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड कंडीशन में आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड आ गया, फॉरवर्ड आ गया मतलब यहां से करंट फ्लो होगा। लेकिन भाई डायोड का रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गई, मतलब यहां से करंट आगे ही नहीं जाएगा, तो आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं, तो वो हो गया 0। लेकिन जब यहां पे रिवर्स बायस चलेगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये आपका रिवर्स बायस आ जाएगा, तो यहां पे करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो करंट 0, और करंट 0 तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा, तो आपको आउटपुट में मिलेगा, आउटपुट में आपको मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, जब नेगेटिव साइकिल चलेगी तभी मिलेगा। तो कहां पर है ये, पहले तो कौन बना, हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो हाफ साइकिल पे ही मिल रहा है, मतलब ये हाफ है, सही है, और दूसरा नेगेटिव साइकिल पे मिलेगा, कहां पर है, वुड बी लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर विथ नेगेटिव साइकिल इन आउटपुट। क्लियर हो गया। 49 द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज, याद रखो बच्चों, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। n कौन है, नंबर डेंसिटी, n है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं। एंड टाउ कौन है, बट ये है रिलैक्सेशन टाइम, कौन है, रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका टाइम है। अभी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो भाई टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सेमीकंडक्टर में पूछा है, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और उनके कारण वहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स की पेयर ज्यादा जनरेट होगी, मतलब नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी, सही है। और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो अंदर पार्टिकल्स है उनकी मोशन रैंडम हुई, तो वहां पे कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगी, और नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो गई तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखो यहां पर टेम्परेचर जो आप इंक्रीज करोगे तो n आपका डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम, अरे n आपका इंक्रीज होगा लेकिन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरियर इंक्रीजेस, ये सही है, ये रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस नहीं, वो तो डिक्रीज हो रहा है। बोथ नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर है, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस नहीं, दोनों इंक्रीज नहीं हो रहा है। नंबर डेंसिटी ऑफ करंट carrier increases, relaxation time decreases, but effect of decrease in relaxation time is much less than, okay, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये और ज्यादा सही है कि नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, लेकिन इसकी इफेक्ट ज्यादा होगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा टूटेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर में उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, तो यहां पे कंपेयर टू रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, उससे नंबर ऑफ डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज होगी, तो आपका आंसर डी बैठेगा। 50 hole is what, it is the vacancy created when electron leaves a covalent bond, सही है। ओके नेक्स्ट, ओके खत्म हो गए, पार्ट बी अब स्टार्ट करते हैं।